तो अब हमारा शुरू होगा 34वां टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन। तो शुरू करेंगे। तो ये हमारा 34वां टेस्ट सीरीज का शुरू होगा। तो अब इसके बाद से अब हम चलते हैं आपके रिजल्ट पर। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट शो आउट हो गया है। तो रिजल्ट देख लिया जाए। अमन कुमार 98 नंबर, आशुतोष कुमार 92, दीपक कुमार 18, कौशिक कुमार 50, मानस कुमार 30, टुन्नू कुमार 74 और विकास कुमार 34। तो ये है आप लोगों का रिजल्ट। तो अब हम चलते हैं डिटेल पर। डिटेल में आज हम खोलते हैं आशुतोष कुमार का। तो शुरू करते हैं हम सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन है, डाई स्टील की ग्राइंडिंग के लिए किस प्रकार की अब्रेसिव पहिया का उपयोग करना चाहिए। डाई स्टील को अगर हमें ग्राइंड करना है तो उसके लिए अब्रेसिव पहिया हमारा होना चाहिए व्हाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड। व्हाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे डाई स्टील ग्राइंडिंग। ठीक। एसिटिलीन सिलेंडर में एसिटिलीन में डिसॉल्व किया जाता है। एसिटिलीन में एसीटोन का हम लोग डिसॉल्व करेंगे एसिटिलीन सिलेंडर में। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, एडजस्टेबल सिलिंड्रिकल लैंप पर लंबाई में ग्रूव प्रदान करने के लिए निम्न में कौन सा उद्देश्य है। प्रसार प्रदान करना। एडजस्टेबल सिलेंडर लैंप पर लंबाई में ग्रूव अगर प्रदान करना है, तो प्रसार प्रदान करना होता है। ठीक। ब्रॉन्ज वेल्डिंग के लिए ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम को किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा ऑक्सीडाइजिंग। किसी किसी ने इसमें रिड्यूसिंग भी दे दिया, किसी ने दे दिया है, बल्कि इसमें थोड़ा सा ऑक्सीडाइज किया जाता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही किया जाता है। डीसी वेल्डिंग में पोलैरिटी में परिवर्तन के कारण बेस धातु और इलेक्ट्रोड के बीच ताप विभाजन संभव होता है। ताप विभाजन हो ताप विभाजन होता है पॉजिटिव 2/3 और निगेटिव में 1/3। ठीक। लैपिंग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें बॉन्डेड एब्रेसिव उपयोग किया जाता है, ये कथन सही नहीं है। बॉन्डेड एब्रेसिव प्रयोग जरूरी नहीं है कि बॉन्डेड एब्रेसिव ही प्रयोग किया जाता है, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक। लैपिंग प्लेट पर ग्रूव प्रदान करने के लिए निम्न में कौन सा उद्देश्य है। लैपिंग प्लेट की डिस्टॉर्शन कम करना, ये नहीं है। लैपिंग पेस्ट लगाए रखना। लैपिंग पेस्ट ग्रूव को अगर प्रदान करना है तो लैपिंग पेस्ट के द्वारा ही ग्रूव प्रदान किया जाता है, क्योंकि वो एक पेस्ट नुमा रहता है। जैसे कि मान के चलिए कि बालू के कण टाइप का होगा, तो उसको जब तक पेस्ट नहीं बनाएंगे तब तक वो ग्रूव जैसा नहीं बन पाएगा। टंगस्टन स्टील की होनिंग करने के लिए
निम्न में से किस एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है? डायमंड का प्रयोग किया जाए। किन्हीं ने ग्रेफाइट भी दे दिया है क्या? डायमंड का होता है। इलेक्ट्रोड का साइज लिया जाता है उसकी वायर के व्यास से। इलेक्ट्रोड का साइज किससे लिया जाता है? वायर के व्यास से इलेक्ट्रोड का साइज लिया जाता है। इलेक्ट्रोड का उत्पादन दो स्टैंडर्ड लंबाइयों में किया जाता है, जो कि है एक 350 और 450 दो साइज में आते हैं। दो स्टैंडर्ड लंबाइयां होती हैं, जिसमें एक 350 की होती है और एक 450 इलेक्ट्रोड कोटिंग के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है, इलेक्ट्रोड कोटिंग है, उनके कुछ उद्देश्य हैं, जिनमें से एक उद्देश्य ये है आर्क को स्थिर रखना। आर्क को हमेशा स्थिर रखा जाता है। ऑक्सीजन और एसिटिलीन हाउसिंग हौसेस के सही रंग हैं। ऑक्सीजन के लिए काला और एसिटिलीन के लिए मरून। ऑक्सीजन एसिटिलीन कटिंग प्रोसेस में प्रयोग किए जाने वाले कटिंग नोजल का साइज मुख्यतः निर्भर करता है। कटिंग नोजल का साइज मुख्यतः निर्भर करता है काटी जाने वस्तु की थिकनेस। यानी कि जो हम कोई जो जॉब है, अगर हम उसको काटना है तो उस जॉब की जो थिकनेस है उस पर निर्भर करेगा। अ, उसके मतलब कि उसके थिकनेस पे ही नोजल का साइज डिपेंड करेगा। कटिंग करते समय यदि ब्लो पाइप को बार बार आगे पीछे मूव किया जाए तो कर्व बनेगा। आगे पीछे किए जाने में बड़ा कर्व तैयार बनता है। ठीक है ना। कटिंग ब्लो पाइप के टिप में सेंटर होल का कार्य होता है। उसका कार्य कटिंग के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करना। जो सेंटर होल होता है उसमें दो तीन तीन होल होते हैं, जिसका एक सेंटर जो होल होता है वो आपका ऑक्सीजन सप्लाई करता है। कटिंग से पहले प्री हीटिंग के लिए सही फ्लेम होता है, न्यूट्रल फ्लेम। प्री हीटिंग के लिए न्यूट्रल फ्लेम का हम लोग प्रयोग करते हैं। कार्य कार्यक्रिया के दौरान निम्न में से कौन सा होनिंग मशीन का ग्रूवमेंट है? वर्टिकल और रेसिप्रोकेटिंग। वर्टिकल और रेसिप्रोकेटिंग यानी कि वर्टिकल यानी कि ऊपर से नीचे होता है, और रेसिप्रोकेट यानी कि घूमता रहता है। कास्ट आयरन में दो तत्व होते हैं जिनके कारण उसे गैस कटिंग द्वारा काटना मुश्किल होता है। ये तत्व क्या है? एक सिलिकॉन और एक ग्रेफाइट। सिलिकॉन और ग्रेफाइट के मिले होने के कारण जो कास्ट आयरन में आप गैस कटिंग नहीं कर पाते। गेज की लैपिंग करने के लिए किस एब्रेसिव का इस्तेमाल करते हैं? गेज की लैपिंग के लिए हमें बोरॉन कार्बाइड का एब्रेसिव इस्तेमाल करना होता है। गैस कटिंग करते समय नोजल को कार्य से 5 दूर रखना चाहिए। जैसे कि कोई गैस कटिंग आप कर रहे हो तो उस जो जो जॉब को आपको काट रहे हो, चाहे काटना है, तो उससे 5 की दूरी पे रख के ही उसको उस पे कार्य किया जाता है। गैस कटिंग में टॉप एज पिघलाकर गोल पिघलकर गोल हो गया है और काटा गया फेस स्मूथ नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि वह बहुत अधिक कटिंग ऑक्सीजन प्रेशर, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेशर को भी कंट्रोल किया जाता है। ठीक है। अगर वो बराबर जिस मात्रा में चाहिए, अगर उस मात्रा में अगर ना हो तो ये सब प्रॉब्लम उसमें फेस आती है। यानी कि एज पिघल कर गोल हो जाएगा, या तो काटा गया फेस स्मूथ नहीं रहेगा, तो ये सारी प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट हो जाएंगी।
गैस कटिंग में यदि बहुत कम ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है तो धातु पूर्णतः नहीं कटेगी। यानी कि कोई भी अगर जॉब है, अगर सप्लाई अगर बराबर मात्रा में अगर ना रहे, यानी कि उसके थिकनेस पे भी निर्भर करेगा कि ऑक्सीजन कितना देना है, कितना नहीं देना है। उस अनुसार अगर लेवल में अगर आपका ना रहे, अगर कम हो गया तो कम हो जाएगा तो सही ढंग से नहीं कटेगा, कहीं कम कटेगा, कहीं ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से प्रॉब्लम फेस होगी। गैस द्वारा काटी गई प्लेट के कट के ग्रूव और खींची हुई लाइन दिखाई देती है। इसका कारण होता है टिप का कर्ण सरफेस के नजदीक होता है। गैस द्वारा काटी गई प्लेट की कट में ग्रूव और खींची हुई लाइन दिखाई देती है। इसका कारण होता है टिप का कट, यानी कि जो टिप है उसका कट सरफेस के नजदीक होता है, क्योंकि जब जब टिप का जो कट होता है वो नजदीक रहेगा तभी वो दिखाई देगा। गैस द्वारा काटी गई प्लेट में कट हाई क्वालिटी का है, यद्यपि वर्टिकल खींची गई लाइन के कारण कुछ सरफेस रफनेस है। इसका कारण है बहुत कम कटिंग स्पीड, यानी कि कम कटिंग स्पीड की सरफेस रफनेस बढ़ जाती है और वर्टिकल खींची गई लाइन मतलब कि क्वालिटी सही नहीं रहती। गहरे पानी के नीचे कटिंग के लिए किस ईंधन गैस का प्रयोग किया जाता है? जो गहरे पानी में अगर काटना है तो हमें यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करना पड़ता है। जब ब्रेजिंग पूर्ण हो जाए तो वर्कपीस को ठंडा करना चाहिए धीरे धीरे, यानी कि ब्रेजिंग अगर पूरा हो जाता है आपका तो वर्कपीस को एक झटके में नहीं कर देना चाहिए। हो सकता है कि उसमें आपका जो वेल्डिंग किया है वो टूट के अलग हो जाए, या कोई आप फिलर आप लगा रहे हो तो वो छोड़ दे। तो इसलिए जल्दी नहीं, वो अपने आप धीमे 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 ठंडा हो जाएगा, जिससे कि वो एकदम पकड़ बनाएगा। नॉर्मल ब्रेजिंग रॉड के प्रयोग से एल्यूमीनियम को ब्रेस्ड करना असंभव क्यों होता है? क्योंकि एल्यूमीनियम का गलनांक बहुत कम होता है। ठीक, एल्यूमीनियम का गलनांक बहुत कम होता है और यह ब्रास से पहले ही पिघल जाता है। यानी कि जो ब्रास है इसका थोड़ा ज्यादा होता है और एल्यूमीनियम का कम होता है। तो एल्यूमीनियम पहले ही गल जाएगा और ब्रास बाद में गलेगा। निम्न में से किन दो धातुएं को जोड़ने के लिए ब्रेजिंग का प्रयोग किया जाता है? स्टील को स्टील से अगर जोड़ना है तो हमें ब्रेजिंग की प्रक्रिया का प्रयोग करना पड़ेगा। निम्न में से कौन से प्रकार का ट्रांसफार्मर आर्क वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है? आर्क वेल्डिंग में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। निम्न में से कौन सा टेम्परेरी ज्वाइंट है? प्रेस फिट ज्वाइंट, ये आपका टेम्परेरी ज्वाइंट। नॉन फेरस मेटल की होनिंग नॉन फेरस मेटल की अगर होनिंग करने के लिए निम्न में से किस एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है? होनिंग तो आप जान रहे होगे, होनिंग किस लिए होता है कि जैसे कि अब कोई सिलिंड्रिकल है, उसके अंदर अंदरूनी पार्ट है, उसका अगर आप फिनिशिंग लाना हो, चाहे अगर मान लीजिए कि साइज अगर थोड़ी बढ़ाई गई है तो उसमें फिनिशिंग नहीं आती है, तो फिनिशिंग लाना है तो उसके लिए होनिंग हमें करना पड़ता है कि जिससे कि सरफेस फिनिश्ड भी हो जाए और साइज जिसका सारा डाया एक बराबर के शेप में रहे। होनिंग इसलिए किया जाता है। जैसे कि सिलिंड्रिकल हम कहेंगे, होनिंग का प्रोसेस आप अगर कहीं देखेंगे, जैसे कि ये गाड़ियां हैं, गाड़ियों के बोर कराया जाता है, कहा जाता है ना कि बाइक्स हैं उनको बोर कराना है, तो बोर बोर में आपका होनिंग प्रोसेस होता है, बोरिंग की जाती है। तो सिलेंडर का डाया बढ़ाया जाता है। तो उसमें क्या, तो जब सिलेंडर का डाया बढ़ाया गया है तो उसका सरफेस भी फिनिश किया जाएगा, तो उसमें होनिंग का प्रोसेस भी किया जाता है। तो यहाँ पे
होने के लिए सिलिकॉन कार्बाइड का ही प्रयोग किया जाता है नॉन फेरस मेटल के लिए। फ्लैश लेप प्लेट को बनाने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है? फ्लैट लैप प्लेट हाई कार्बन स्टील का नहीं करके क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन, यानी कि क्लोज्ड यानी कि एकदम एक तरीके से मान लें कि उनके कण इतने बारीक कण हो और आपस में इस प्रकार से जुड़े हैं कि आप अगल बगल कहीं भी सांस लेने की भी जगह ना हो, तो उस प्रकार से क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन का हम लोग प्रयोग करते हैं। फिलर मेटल का गलनांक जोड़ी जाने वाली धातु के गलनांक से कम होती है, ठीक है। फिलर का जो गलनांक है वो धातु को जोड़ने वाली धातु को जो जोड़ना है उसके गलनांक से कम होना होता है, जिससे कि धातु जो जो जोड़ रहे हैं वो ना पिघल जाए, इसलिए उसका कम रखा जाता है कि बस उसको लगाया गया और जुड़ गया। ब्रेजिंग एक विधि है जिसमें नॉन फेरस फिलर धातु का प्रयोग किया जाता है, जिसका गलनांक होता है 427 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, परंतु बेस धातु के गलनांक से कम। यानी कि जो भी बेस धातु है जिसको जोड़ना है उसके गलनांक से इसका गलनांक कम होगा और 427 डिग्री से अधिक होगा। इतना चीज आप जान लीजिए। ब्रेजिंग करने से पहले स्टील को साफ करने के लिए निम्न में से किस एब्रेसिव मटेरियल का प्रयोग किया जाता है? एमरी पेपर का। एमरी पेपर जो हम लोग कभी कभी श्रेष्ठ पेपर भी कह देते हैं, एमरी पेपर वही होता है, उसी से घिसा जाता है। ब्रेजिंग की एक विधि में फिलर रॉड के गलनांक रेंज, यानी कि फिलर रॉड का जो गलनांक का रेंज हमारा 620 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे होता है और इसका प्रयोग इंस्ट्रूमेंट बनाने में से किया जाता है। यह विधि है सिल्वर ब्रेजिंग। यानी कि अगर जान लीजिए कि अगर 600 फिलर रॉड का जो गलनांक है आपका 620 डिग्री से 800 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, तो जो ब्रेजिंग में जो हम लोग फिलर रॉड का वो सिल्वर ब्रेजिंग हम कहते हैं। ब्रेजिंग फिलर रॉड को निम्न में से किस से किससे बनी होती है? ब्रास से बनी होती है। जो ब्रेजिंग फिलर रॉड है वो ब्रास से बनी होती है। ब्रेजिंग में फिलर धातु का कौन सा गुण उसे छोटा क्लियरेंस से बहने देता है? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इन्होंने दिया है। विस्कोसिटी अगर देखिए जिसकी विस्कोसिटी अगर बढ़ जाती है तो वो बहने थोड़ी ना देगा, वो तो रोक देगा। कैपिलरी जो पतले पतली जगह पे अगर आपको क्लियर देना है तो वहां पे हमें कैपिलैरिटी का ही देना होता है, ठीक। ब्रेजिंग में फ्लक्स का प्रयोग क्यों किया जाता है? ब्रेजिंग में फ्लक्स का प्रयोग अगर पहले से उपस्थित किसी ऑक्साइड को पिघलाकर धातु को साफ करने के लिए, यानी कि फ्लक्स का प्रयोग होता है कि वो अगर कोई मेटल मेल्ट कर रहा है, जिसके अंदर का जो पार्ट होता है वो अगर मेल्ट है कर रहा है तो उसको अगर वो जब मेल्ट हो जाता है उसी के साथ वो भी चिपकेगा, तो वो उसमें क्या होता है कि वो उसको अलग कर लेता है। जो फ्लक्स वाला पोर्शन है वो पिघलेगा तो वो भी, लेकिन वो अलग हो जाता है, तो उसको बाद में चिपिंग के द्वारा वो हटाया जा सकता है। और मेल्टिंग वाला पोजिशन जो पार्ट होता है वो पिघल जाता है, पिघल के उसमें जुड़ जाता है। यदि एक श्रमिक बिजली के झटके से पीड़ित है तो उसे गर्म रखना चाहिए और ढकना चाहिए, ठीक। बिजली का झटका जिसको लगा है उसको हम गर्म कपड़े से पैक कर देंगे और ढके रखना चाहिए। यदि फ्लेम के इनर कोर की लंबाई एल, यानी कि इनर कोर की जो लंबाई है वो एल है, हो तो टिप से धातु की दूरी होनी चाहिए। अगर में है तो धातु से दूरी कितनी होगी? L+2 mm, ठीक है। L+ जितनी लंबाई है उसमें 2 mm और मतलब कि
आप धातु को टच ना करें, 2 mm की दूरी रखें, तब वो फ्लेम की जो दूरी होती है वो 2 mm की दूरी पे ही रहना चाहिए। रेजिस्टेंस ब्रेजिंग में पावर सप्लाई का स्रोत होता है। रेजिस्टेंस ब्रेजिंग में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का पावर सप्लाई का स्रोत है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से पावर का ब्रेजिंग में, रेजिस्टेंस ब्रेजिंग में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का ही हम लोग पावर सप्लाई के लिए प्रयोग करते हैं। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में प्रयोग किया जाने वाली इलेक्ट्रोडों की धातु होती है कार्बन, यानी कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जब वो हम प्रयोग करते हैं वो कार्बन का प्रयोग करते हैं। लैब व एब्रेसिव गाड़ने के लिए निम्न में कौन सी प्रक्रिया काम आती है? लैब पर एब्रेसिव गाड़ने के लिए निम्न में कौन सी प्रक्रिया? चार्जिंग काम आता है, लैपिंग नहीं होता है। ठीक है, लैपिंग का हम लोग यहाँ नहीं करते, चार्जिंग का काम हम लोग यहाँ पे प्रयोग करते हैं एब्रेसिव को जोड़ने के लिए, लैब पर एब्रेसिव को गाड़ने के लिए। वेल्डिंग मशीन का साइज निर्धारित किया जाता है आउटपुट एम्पियर एम्पियर का आउटपुट एम्पियर का से ही हम वेल्डिंग मशीन का साइज निर्धारित करते हैं। वेल्डिंग मशीन जिसका प्रयोग एसी वेल्डिंग सप्लाई को डीसी वेल्डिंग सप्लाई में परिवर्तन करने के लिए किया जाता होता है रेक्टिफायर सेट। रेक्टिफायर सेट के द्वारा हम लोग एसी वेल्डिंग को डीसी वेल्डिंग सप्लाई में परिवर्तित करने के लिए रेक्टिफायर सेट का हम लोग प्रयोग करते हैं। वेल्डिंग शॉप में किस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर प्रयोग किया जाता है? वेल्डिंग शॉप में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामन यंत्र का प्रयोग हम लोग यहाँ पे करते हैं। वह पोजीशन है जिसमें वेल्डिंग करना सबसे आसान है। फ्लैट पोजीशन, जो फ्लैट पोजीशन होती है उसमें हम वेल्डिंग बड़ी आसानी से कर लेते हैं। वर्टिकल में नहीं हो पाएगा, चाहे दीवार पे टिका के आप करना चाहेंगे तो भी वेल्डिंग सही से नहीं होगा, लेकिन सही तरीका हमारा जैसे कि जमीन के सतह पे लेटा के अगर वेल्डिंग कर रहे हैं, उसके हॉरिजॉन्टल अगर कर रहे हैं, तब आपका पोजीशन सही रहेगा, फ्लैट का पोजीशन सही है। सिल्वर ब्रेजिंग में फिलर धातु सिल्वर एलॉय होती है। यह होती है एक एलॉय जिसमें डैश प्रतिशत से अधिक सिल्वर होती है को सिल्वर एलॉय कहा जाता है। तो 10% उसमें सिल्वर 10% से ज्यादा होता है। फिलर धातु जो होते हैं उसमें 10% सिल्वर का भी 10% से अधिक होती है मात्रा। सॉफ्ट स्टील की लैपिंग करने के लिए किस एब्रेसिव का इस्तेमाल किया जाता है? जो जब सॉफ्ट लैपिंग हमें अगर करना हो तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये था हमारा 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने यहाँ देखा। और इसके बाद से कल आपका लास्ट ये टेस्ट एग्जाम होगा। इसके बाद से आपका हम लोग शुरू करेंगे मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के लिए आप लोग मतलब कि ये जानिए के चलिए कि अब आपको किताब से मतलब कि आपको कहीं से भी हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन मतलब कि आप लोग को अपने से तैयार करना होगा, और उसी के अनुरूप ही मतलब कि एक चीज मान के चलिए कि अब कोई पर्सनल टॉपिक आपका नहीं रहेगा। आपका हर प्रकार मतलब कि हर टॉपिक से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। तो इसलिए कोशिश करें कि पूरी किताब का अध्ययन करें आप, जिससे कि आपको सुविधा रहे मॉक टेस्ट को देने में। तो यहाँ पे हम क्लोज करते हैं, मतलब कि हमारा यहाँ पे क्लोज होता है।